लास्ट वीडियो में हमने लेसन 1 में बेसिक संस्कृत का अध्ययन किया था। उस बेसिक अध्ययन में हमने माहेश्वर सूत्र की चर्चा की थी। उस माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत ही आज हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर एक ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार हैं। नंबर 1 स्वराः, नंबर 2 व्यंजनानि। स्वराः जिनको हम संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर जो है संस्कृत में 9 प्रकार के हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। देखिए बच्चों, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या 13 काउंट की जाती है। स्वर को हम अगर परिभाषित करें तो स्वर में स्व का अर्थ है स्वयं या अपने आप में। र का अर्थ है पूर्ण या जिसकी स्वयं की सत्ता हो, जो किसी के अधिकारी ना हो। इस प्रकार स्वर वे वर्ण हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, अर्थात जिनको बोलने या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, स्वर कहलाते हैं। ठीक है। स्वर 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिसका कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि हर्ष स्वर अर्थात छोटे स्वर, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और वो स्वर हर्ष स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ली। इनको बोलने में हमें कम समय लगता है। इस प्रकार से ही हर्ष स्वर कहलाते हैं। नंबर 2 पे आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिस प्रकार से ए, ओ आदि, उसी प्रकार से प्लुत स्वर जो है वो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिनको बोलने में हर्ष व दीर्घ से 3 गुना समय लगता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक लंबा उच्चारण होता है, लंबा साउंड आता है। इस प्रकार से ओम आदि शब्द जो आते हैं वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है व्यंजनानि। व्यंजनानि अर्थात जिनको हम संस्कृत में हल कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्वर जो थे वो अपने आप में पूर्ण थे, उनको बोलने या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। उसी प्रकार से व्यंजन जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उनको बोलने या लिखने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजन जो है 33 है। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये 25 हैं। देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ, न ये जो है कवर्ग बोला जाएगा, अर्थात हिंदी में हम इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम क से लेकर ञ तक बोलेंगे संस्कृत में तो बोला जाएगा कु। क, ख, ग, घ, ण हिंदी में, कु संस्कृत में। च, छ, ज, झ, य हिंदी में, चु संस्कृत में। ट, ठ, ड, ढ, ण हिंदी में, टू संस्कृत में। त, थ, द, ध, न हिंदी में, तु संस्कृत में। प, फ, ब, भ, म हिंदी में, पु संस्कृत में। इस प्रकार से क से लेकर म तक 25 वर्गीय व्यंजन है टोटल। इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जो कि गिनती में 25 हैं। अब मैंने बताया कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से इस प्रकार से बोले जाते हैं क्योंकि क से म तक आप जिनने जो वर्गीय व्यंजन पढ़े, उन सब के नीचे जो ये चिन्ह लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं
हलंत। हलंत होने के कारण ही जो ये वर्ण है वो अधूरे हैं। अगर हमें इनको पूर्ण करना है तो हम इनमें स्वर जोड़ेंगे। जैसे क को पूर्ण करने के लिए हम इसमें अ को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क। ये पूरा वर्ण हो गया। इसी प्रकार से च को ले लेते हैं, च में अ जोड़ेंगे तो बनेगा च। इसी प्रकार से न ले लेते हैं, न में अगर आप आ जोड़ेंगे तो बनेगा न। इस प्रकार से अधूरे वर्ण है, व्यंजन है जो वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, स्वरों की सहायता से ही वो पूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। य व र ल। अब य व र ल जो है उनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी हम य व र ल का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि जो होती है वो हमारे कंठ से निकलती है, अर्थात जो उच्चारण होता है वो अंदर से निकलता है। अंतस्थ का अगर हम मीनिंग जाने तो अंदर से। उसके बाद आता है श श स ह। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन इस कारण से कहते हैं क्योंकि जब भी हम श श स ह का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि होती है हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि से ऊष्मा बाहर निकलती है, अर्थात एक एनर्जी निकलती है। इस कारण से हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके बाद व्यंजनों में 3 वर्ण और आते हैं जो कि हमारी संस्कृत में काउंट नहीं किए जाते, लेकिन उनकी जानकारी हमारे लिए इस कारण से आवश्यक है क्योंकि वो हमारी भाषा में यूज होते हैं। देखिए, उनको हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। वो वर्ण है कक्ष, त्र, ज्ञ। इनको हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, इनको वर्णों में इस कारण से काउंट नहीं किया जाता क्योंकि कक्ष जो है 3 वर्णों के मेल से बना है, इसी प्रकार से त्र भी 3 वर्णों के मेल से बना है और ज्ञ भी 3 वर्णों के मेल से बना है। जैसे कक्ष में क जमा श जमा अ, त्र त जमा र जमा अ, ज्ञ ज जमा य जमा अ। इस प्रकार से 3-3 वर्ण जो इसमें आए हैं वो वर्ण पहले भी हमारी वर्णमाला में आ चुके हैं। तो महर्षि पाणिनि ने जो अपने माहेश्वर सूत्र लिखे उनमें उन्होंने बताया कि हम इन वर्णों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम संयुक्त और मिश्रित व्यंजन को ऐसे रिपीट करते हैं तो बहुत सारे अनगिनत मिश्रित और संयुक्त व्यंजन बन सकते हैं। जैसे श्र है, इसको भी अगर हम टुकड़ों में करें तो श्र। इस प्रकार से अनगिनत वर्ण संयुक्त वर्ण हमारे बन सकते हैं, लेकिन इनकी जानकारी भाषा के ज्ञान के लिए हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद आते हैं अयोगवाह। देखिए बच्चों, अयोगवाह जो है वो संस्कृत में 2 प्रकार की है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो कि शब्द के अंत में आकर और उसका उच्चारण स्थान होता है म। शब्द के अंत में भी आते हैं और बीच में भी आते हैं अनुस्वार और इनका उच्चारण होता है म। इसी प्रकार से विसर्ग, विसर्ग जो ये 2 बिंदु हैं इनको हम ह उच्चारण से कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ह उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण स्थान है ह। ठीक है, इस प्रकार से अयोगवाह। अयोगवाह भी माहेश्वर सूत्र में काउंट नहीं होते क्योंकि
ये जो वर्ण है ये सारे योगवाह के कारण है, और वो है अयोगा। योगवाह का कारण, योगवाह किसे कहते हैं? जो कि जुड़ते हैं, वो माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन जुड़े हुए हैं, इस कारण से इन्हें योगवाह कहा गया है। और अयोगवाह जो है वो माहेश्वर सूत्र में नहीं जुड़े हैं, इस कारण से इनको अयोगवाह कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया, जिसमें हमने वर्ण या अक्षर को परिभाषित किया और स्वर व्यंजन जाने, जिनको हम संस्कृत में अच और हल कहते हैं। अयोगवाह का हमने ज्ञान किया, और मिश्रित व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का हमने अध्ययन किया। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।